सादर प्रणाम। मेरा नाम है रंजना और आप सभी का स्वागत है कांति रंजना मिशन अवेयरनेस चैनल कर्मा पर। आज मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। भारत सरकार द्वारा देश के समस्त पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है। सर्वप्रथम जब फरवरी 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था तो इसमें सिर्फ लघु और सीमांत किसानों को ही इस योजना का पात्र माना गया था। लघु और सीमांत किसान का मतलब है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन हो। लेकिन जून 2019 में जो 2 हेक्टेयर की जमीन का प्रावधान था उसको खत्म करके ये समस्त किसानों के लिए खोला गया है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। अब बात आती है इसमें कि इसका एक फायदा तो ये है कि इसमें 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलता है, जो कि प्रति 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त के रूप में मिलता है। एक फायदा तो इसका ये है। जो दूसरा फायदा है इस योजना को, अभी जो भारत सरकार ने इसमें संशोधन किया है 2020 में, फरवरी 2020 में भारत सरकार ने इस योजना के साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया है। अब इसके फायदे क्या हैं? आपने देखा होगा कि जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, खासतौर पर किसान जब भी उन्हें अपनी खेती हर जमीन से संबंधित कोई भी बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, अगर उन्हें ट्रैक्टर खरीदना है या कुछ भी खरीदना है खेती से संबंधित, तब वो किसान क्रेडिट कार्ड की मांग करते हैं और उसमें एक बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। कई बार बैंक वाले उन्हें बोलते हैं यहाँ से वेरीफाई करा के लाओ, ये कराओ वो कराओ, एक लंबी प्रोसीजर होती है। लेकिन इस किसान क्रेडिट कार्ड को इसके साथ जोड़ने से ये फायदा हो गया है कि जो किसान के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे इसमें खसरा खतौनी में किसान का नाम होना चाहिए, ये इसकी पात्रता है। तो जो खसरा खतौनी या जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी वेरीफाई हो जाते हैं जब किसान पीएम किसान के लिए ऑलरेडी पात्र हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो किसान क्रेडिट कार्ड के दौरान जब वो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो गवर्नमेंट वेरीफाई करती है वो डॉक्यूमेंट्स को, उनको भी आसानी हो जाती है। और दूसरा ये हो जाता है कि किसान के पास वो डॉक्यूमेंट्स पहले से भी अवेलेबल होते हैं तो इजिली उसके साथ लगा सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि यदि किसान अपने फॉर्म को भरता है और सही फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर वो सबमिट करता है तो विद इन 14 डेज 14 दिन के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के में किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत धनराशि दी जाएगी। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और मैंने उसमें ये देखा है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म है उसमें साथ साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को भी उसके साथ कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब जो हमारी सरकार का एक तो उद्देश्य ये है कि हमारे जो किसान हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, साथ ही साथ हमारी सरकार का उद्देश्य ये भी है कि जो किसान हैं वो सामाजिक रूप से भी सुरक्षित हो। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और अभी मैं जब कल की ही बात है, जब मैं इस फॉर्म को ऑनलाइन चेक कर रही थी कि इसमें क्या क्या अपडेट किए गए हैं, तो पीएम किसान पोर्टल पर मैंने देखा कि जैसे ही मैं पीएम किसान पोर्टल में गई तो उसमें उन्होंने एक ऑप्शन और भी डाला है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का। इसमें जैसे कोई भी किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसमें एक ऑप्शन ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आप लेना चाहते हैं या नहीं। अभी ये स्वैच्छिक है। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में यही है कि जो किसान हैं उनको 60 वर्ष के बाद प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है, लेकिन यह पेंशन अंशदायी होती है। अंशदायी का मतलब यह है कि जैसे 60 रुपए अगर किसान ने दे दिए हैं अभी से, 18 से 40 इसमें एज का प्रावधान है, अगर उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में, लगभग मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 60 रुपए दे दिए तो 60 रुपए गवर्नमेंट देगी और उसके बाद 60 साल के बाद किसान को 3,000 रुपए प्रति महीने की एक पेंशन दी जाएगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का कि एक तरफ हम किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम कर रहे हैं और दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। ये तो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फायदे। अब बात आती है कि इसमें पात्रता क्या है। मैंने आपको एक टर्म बताया है, पात्र किसान परिवार। इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो क्योंकि ये टर्म हर जगह यूज होगा तो इसलिए इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मैं कि परिवार की परिभाषा इस सम्मान निधि में माता पिता एवं अवयस्क बच्चे को परिवार की परिधि में लाया गया है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी दी गई है कि राज्य सरकार परिवार को वेरीफाई करने के लिए स्वतंत्र है। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। अब बात आती है पात्रता के लिए इसमें क्या क्या किया गया है। सर्वप्रथम किसानों का अभी मैं 2 चीजें बताऊंगी, कौन किसान पात्र है और कौन किसान पात्र नहीं है। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कौन किसान पात्र है।
पात्र किसान होने के लिए जो इसमें सबसे आवश्यक दस्तावेज है वो है भू अभिलेखों में, राजस्व के जो भू अभिलेख हैं उसमें किसान का नाम होना चाहिए। अब मैं उत्तराखंड का एग्जांपल देना चाहती हूँ। उत्तराखंड में जो हमारे राजस्व भू अभिलेख हैं उसमें क्या है, दाखिल खारिज, आपने नाम सुना होगा। जैसे किसी के फादर की डेथ हो जाती है या कोई फादर अपने बच्चों के नाम जमीन कराते हैं तो क्या कराते हैं, दाखिल खारिज कराते हैं। या फिर अगर किसी ने जमीन ले ली है, खेती हर जमीन है, कोई भी जमीन लेते तो हम क्या कराते हैं, उसका दाखिल खारिज भी कराते हैं। तो दाखिल खारिज जो होता है उसको बाद में हम क्या बोलते हैं, खसरा खतौनी। जब हमें उसकी नकल चाहिए होती है तो हम उसे बोलते हैं खसरा खतौनी। तो जो खसरा खतौनी है उसमें किसान का नाम होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर सपोज दैट कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन उसका भू अभिलेखों में, जो हमारी राज्य सरकार की जो भू अभिलेख हैं उसमें अगर उनका नाम नहीं है तो वो किसान पात्र नहीं होगा। ये इसका एक स्पष्ट प्रावधान है। दूसरी बात, भू अभिलेखों में नाम भी कब तक होना चाहिए, 1 फरवरी 2019 तक। 1 फरवरी 2019 तक किसान का नाम राजस्व भू अभिलेखों में होना चाहिए। लेकिन अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तब उस किसान की जो जमीन आएगी वो उनके बच्चों के नाम आएगी। तो ऐसी स्थिति में 1 फरवरी 2019 के आगे भी अगर उनका नाम जमीन में आता है तो वो भी इस चीज के लिए योग्य होंगे या पात्र होंगे। पहली शर्त ये है, सपोज दैट किसी व्यक्ति ने खेती हर जमीन ली है और अभी 2022 में ली है और वो चाहते हैं कि उनका भी किसान सम्मान निधि में वो अप्लाई करे या आवेदन करे, तो ऐसी स्थिति में उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें जो डेडलाइन मैंने आपको बताई थी 1 फरवरी 2019 ये आवश्यक है। लेकिन अगर कोई 2022 में किसी के नाम पर जमीन आती है तो वो उसके 5 साल बाद इस योजना का लाभ उठाने के लिए सक्षम होगा। ये इसमें प्रावधान किया गया। दूसरी बात है, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना बहुत ही अनिवार्य है। किसी भी किसान का, जो भी किसान है उसका राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य है क्योंकि जो 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे किसान के खाते में दी जाती है प्रति वर्ष, वो उसके खाते में ही आएगी और उसी खाते में आएगी जो डिटेल्स वो फॉर्म में भरेंगे। उसमें IFSC नंबर, अकाउंट नंबर और आपका जो नाम आपका आधार कार्ड में है वही बैंक खाते में भी हो। ये भी, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जिनके फॉर्म इस वजह से भी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो बैंक खाता होना बहुत ही अनिवार्य है। तीसरा है इसमें आधार और आधार से लिंक मोबाइल नंबर। किसान का आधार होना इसमें अनिवार्य किया गया है, बशर्ते कि सिर्फ कुछ राज्य हैं जैसे नागालैंड वगैरह उसमें इसके प्रावधान को शायद कम किया गया है। लेकिन जैसे उत्तराखंड की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर इस प्रावधान को अनिवार्य किया गया है। चौथी बात है कि आधार से आपका जो किसान है उनके पास मोबाइल होना भी बहुत जरूरी है और मोबाइल भी आधार से लिंक होना चाहिए क्योंकि इसमें जो मैसेज आएंगे, अगर EKYC जैसे अभी चल रहा है कि 30 सितंबर तक EKYC अनिवार्य कर दी गई है, अदरवाइज जो किसान इसका लाभ ऑलरेडी ले रहे हैं उनको वो उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा अगर वो EKYC नहीं कराते हैं। तो उसके लिए इन्होंने आधार लिंक मोबाइल नंबर मांगा गया है और अगर अभी कोई किसान आवेदन करता है तो उसके लिए भी आधार लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। ये बात आ गई है कि पात्र कौन होंगे। अब बात आती है कि कौन से किसान ऐसे हैं जो पात्र नहीं है, कौन से किसान ऐसे हैं जो पात्र नहीं है। सबसे पहली बात, सपोज दैट 2 लोग हैं। अब मैं उदाहरण से आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। 2 लोग हैं, पति और पत्नी। पति अगर गवर्नमेंट सर्विस में है और पत्नी के नाम पर जमीन है, खेती हर जमीन है और वो खेती भी करती हैं, तो क्या वो पात्र होंगी? नहीं होंगी। इसमें जो उच्च आय वर्ग है उसको इस योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है। जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, किसी भी किसान परिवार का कोई भी सदस्य अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, और वो कोई ऑफिसर्स है या एम्प्लॉयज है, वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। लेकिन इसमें जो चतुर्थ श्रेणी कार्मिक हैं, ग्रुप डी या मल्टीटास्किंग जो एम्प्लॉयज हैं, वो इस योजना के पात्र होंगे। पहली बात। दूसरी बात, इसमें जितने भी MLAs हैं, MP हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, वो भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे अगर वो किसान परिवार में आते हैं। किसान परिवार की जो मैंने परिभाषा आपको बताई है कि माता पिता एवं अवयस्क बच्चे, लेकिन इसके साथ ही साथ राज्य सरकार भी निर्धारित करेगा कि हाँ ये एक ही परिवार के हैं या नहीं है। इस चीज की भी जो छूट दी गई है राज्य सरकार को दी गई है कि वो वेरीफाई करे कि वो पात्र किसान परिवार है या नहीं है। तीसरी बात, इसमें जो प्रोफेशनल है, जैसे आपने देखा होगा आर्किटेक्चर होते हैं, लॉयर होते हैं, वो खेती का काम भी करते हैं, उनके पास खेती की जमीन भी होती है, वो खेती से संबंधित मतलब मजदूरों को लगाकर वो काम करते हैं। तो अगर वो रजिस्टर्ड है अपनी फर्म में या जहां भी है,
तो ऐसी स्थिति में वो भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट है जिन्होंने इनकम टैक्स पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स सबमिट किया होगा जिस किसान परिवार के सदस्य ने, तो वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ जो संवैधानिक पदों पर हैं वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। इनको छोड़कर अन्य समस्त किसान परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। अगर सपोजेड एक क्वेश्चन कई बार लोग मुझसे सामान्य रूप से पूछते हैं कि अगर पति और पत्नी दोनों के नाम जमीन है और दोनों खेती करते हैं तो क्या दोनों उस योजना के लाभ के पात्र होंगे? तो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें प्रत्येक किसान परिवार को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है और 4 महीने में 2,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग इसको बताना चाहती हूँ कि जैसे इसमें 4 महीने में 2,000 की बात की गई है, तो क्यों की गई है? सोचा कभी आपने? एक्चुअली क्या था कि जैसे हमारी जो फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलें होती हैं, और आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी किसान है, बहुत किसान ऐसे हैं कि जिनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है, बहुत किसान ऐसे जिनका बहुत अच्छा पैसा भी होता है। अगर मैं अपने पर्वतीय क्षेत्रों की बात करती हूँ, चमोली, रुद्रप्रयाग या उत्तराखंड के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर खेती आज भी मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं है कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। तो वहाँ पर जैसे किसान अगर अपनी खेती में रबी की फसल, खरीफ की फसल की बुआई कटाई करते हैं, उस टाइम उनको एक छोटी सी धनराशि की भी जो जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो चार महीने में 2-2 हज़ार भेजने का जो प्रावधान है वो यही है कि जैसे कोई रबी की फसल, खरीफ की फसल के दौरान अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो धनराशि किसान को मदद करे। इसके दोनों फायदे होंगे कि एक तरफ हमारी जो खेती है उसके लिए भी फायदा होगा, प्लस किसान जो है, किसान मतलब ऐसी स्थिति में किसी साहूकार के चंगुल में न फंसे। मतलब इस वजह से भी जो ये 4 महीने में 2,000 देने का प्रावधान किया गया था, तो इसके पीछे जो उद्देश्य है भारत सरकार का वो यही था। अब बात आती है इसमें कि परिवार की परिभाषा तो मैंने आपको समझा दी है। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने का इसमें 2 माध्यम दिए गए हैं, एक ऑनलाइन माध्यम, एक ऑफलाइन माध्यम। ऑफलाइन के लिए इसमें आप जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग इसमें उत्तराखंड में अगर बात करती हूँ तो कृषि विभाग इसमें नोडल विभाग है, जहां से आप आवेदन दे सकते हैं। और अभी जैसे मैंने कुछ एडीओ से बात की थी तो वो कह रहे थे कि उन्होंने गाँव में कैंप भी लगाए थे फॉर्म भरने के लिए। और हरिद्वार की बात करती हूँ तो हरिद्वार में जब मैंने कृषि विभाग में पता किया था तो वो कह रहे थे कि उन्होंने तहसील में ही किसी व्यक्ति को भी नामित कर रखा है इस चीज़ के लिए, ताकि वहीं पर वो फॉर्म जमा करे और वहीं पर फॉर्म ले, वहीं पर सारी डिटेल्स भर के वेरीफाई कराए। ये चीज़ें भी हैं। लेकिन मैं एक सामान्य, अगर कोई भी किसान है, अगर उन्हें आवेदन करना है तो आवेदन फॉर्म जैसे कृषि विभाग से ले लिया, उन्होंने आवेदन फॉर्म लेकर उसमें अपना ये सारी डिटेल्स देनी है। एक तो खसरा खतौनी की नकल आपको देनी पड़ेगी, बैंक खाता देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, प्लस इसमें जो परिवार को आइडेंटिफाई करने के लिए आप राशन कार्ड दे सकते हैं, परिवार रजिस्टर की नकल दे सकते हैं। ये चीजें इसके साथ लगानी होगी। ये है ऑफलाइन माध्यम। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन हम कैसे आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के भी 2 तरीके हैं। पहला है हम पीएम किसान पोर्टल में जाकर स्वयं कर सकते हैं। अगर कोई भी किसान या किसान परिवार का कोई सदस्य है जिसको कि इंटरनेट आता है तो वो स्वयं घर बैठे कर सकता है पीएम किसान पोर्टल में जाकर। लेकिन इसके लिए अनिवार्य है कि आपका आधार जो है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप रजिस्टर्ड करेंगे उसमें सबसे पहले वो ओटीपी मांगेगा और ओटीपी आधार लिंक मोबाइल नंबर में आएगा। इसके साथ ही साथ उसमें जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसके लिए भी यही चाहिए, यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपके दाखिल खारिज हो गया, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर भी उसमें मांगा जा रहा है, और जो मैं मानधन की बात कर रही थी उसको भी मांगा जा रहा है उसमें। ये चीजें ऑनलाइन के लिए चाहिए। अब नेक्स्ट आती है कि अगर हमें ऑनलाइन भी नहीं आता है तो हम क्या करें। तो आप नजदीकी जो कॉमन सर्विस सेंटर है, नजदीकी जो जहां पर आपने देखा होगा कि जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सारे बनाने के लिए कंप्यूटर वाले बैठे होते हैं, तो वहां पर लिखा होगा जन सुविधा केंद्र, तो वहां से भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको जो पात्रता के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। ये हो गई आवेदन कैसे करें। अब बात आती है इसमें कि आवेदन तो आपने कर लिया है, तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उस स्थिति में आप कैसे चेक करेंगे। जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो उसके बाद पीएम किसान पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति को जांचने के लिए भी, अद्यतन स्थिति को जांचने के लिए भी वहां पर एक कॉलम दिया गया है जहां से आप अपनी अपडेट स्थिति को देख सकते हैं। मतलब कि आपके फॉर्म में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि जैसे ही आप आवेदन जमा करते हैं उसके बाद इसमें
थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो भी आप जानकारी देते हैं प्लस इसमें एक घोषणा पत्र भी होता है कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है, इसको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई ग्राम पंचायत लेवल से और जिलाधिकारी स्तर तक इसको पूरी एक चैन है। जैसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इसमें वेरीफाई करेंगे, फिर तहसील में राजस्व या लेखपाल जो आपकी खसरा खतौनी की नकल है वो सही है या गलत है, इस चीज को वेरीफाई करेंगे, फिर उसको तहसीलदार वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद जो जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी उस चीज को वेरीफाई करके पोर्टल में अपलोड करेंगे। उसके बाद भी जिलाधिकारी उनमें से 5% लोगों का रैंडमली वेरीफाई करेंगे। देन उसके बाद वो मतलब जो आप किसान, जो पात्र किसान परिवार की जो मैं बात कर रही हूँ वो परिभाषा कंप्लीट होगी। तो जो इसमें एक थोड़ा समय लगने की संभावना होती है, तो इस वजह से इसमें थोड़ा समय लगने के बाद अगर आपका पात्र किसान परिवार की श्रेणी में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको पेंशन मिलने लग जाती है। ये तो रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात। हम बात करते हैं कि आजकल आपने देखा होगा ई-केवाईसी चल रहा है कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ई-केवाईसी कराएं, और इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2022 है। पहले इसकी डेट 31 जुलाई की गई थी, फिर 15 अगस्त, फिर 31 अगस्त, फिर 30 सितंबर कर दी गई है। मे बी कि आगे बढ़े या न बढ़े श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं, 4 महीने में जिनके खाते में 2000 रुपये आ रहे हैं, सीधी सी बात ये है, तो उनके खाते में कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खाते में अभी पैसे ही नहीं आए और वो मतलब परेशान हो रहे कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया। और कुछ किसान ऐसे हैं कि जिनका मतलब ई-केवाईसी बाद में हुआ है, जैसे मतलब जो किस्त आने की जो तिथि थी उसके बाद अगर उनका ई-केवाईसी हुआ है तो उनके पैसे आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी किसान ऐसा है जिसकी 2000 रुपये की किस्त अगर नहीं आ रही हो, तो वो अपना कृपया करके ई-केवाईसी कराएं। और ई-केवाईसी करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट चलाना आता है पीएम किसान पोर्टल में, बस उसके लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। और अगर आपको मतलब स्वयं नहीं आता है तो आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के जो नोडल विभाग है कृषि विभाग द्वारा कई जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं, इसी जो हमारे पात्र किसान हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका ई-केवाईसी करने के लिए। कई लोग पूछते हैं कि ई-केवाईसी क्यों कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक ड्रामा है। जबकि मैं देखूं तो भारत सरकार की मतलब मुझे लगता है कि सबसे बहुत ही अच्छी और डिजिटल इंडिया की सबसे बेहतरीन, अगर मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, तो बहुत ही गलत नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी भी योजना का लाभ लेते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जबकि इसमें बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन है और सारे डिजिटल मोड पर किए गए हैं। और इसमें वेरीफाई करने की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई है और किसान को कम से कम डॉक्यूमेंट्स किसान से मांगे गए हैं। मतलब ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है। और जो हम ई-केवाईसी की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जैसे 2019 में ये योजना चली है, 2022 तक आते आते हो सकता है कि किसी किसान की डेथ हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो किसान की जो डिटेल्स हैं वो अप टू डेट सरकार के पास रहें, इस चीज के लिए इस योजना में ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि ये योजना आपके लिए हो, जरूरी नहीं कि आप किसान ही हो। ये योजना हमारे देश के समस्त किसानों के लिए है। और आपने देखा होगा कि इस वर्ष हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और हमारे किसानों की देश को आज़ाद कराने में कितनी बड़ी भूमिका थी कि उस समय जब हमारा मतलब अकाल चल रही थी, लेकिन हमारे किसानों ने फिर भी हमारे देश के हर नागरिक को भोजन दिया। और आज भी बहुत सारे हम लोग सर्विस सेक्टर में हैं, लेकिन हम खाते कहाँ से हैं? जो अन्न आता है वो कहाँ से आता है? खेतों से आता है। तो अपनी जिम्मेदारी समझिए और ये जानकारी उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनके लिए वास्तव में जरूरी है। खास तौर पर हमारे जो देश के समस्त जो किसान हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकें। इस वजह से हमारी जो भारत सरकार है वो भी इसके लिए प्रतिदिन मतलब प्रतिबद्ध है और इसमें नए नए संशोधन, नए नए सुझाव, नई नई चीजें कर रही हैं ताकि हमारा किसान जो उन्होंने जो भारत सरकार की मुहिम है कि हमारे किसानों की जो आय है उसको दोगुना करना है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद।